अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी पर्टिकुलर टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे एंड गॉसेस लॉ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके सामने कोई विंडो है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास सामने एक विंडो है। ठीक है, अब इस विंडो में क्या हो रहा है, इसमें एयर क्रॉस करती हुई आ रही है। फ़र्ज़ करें इस पर एयर क्रॉस करती हुई आ रही है और इसके आर पार हो रही है। ठीक है, तो अब फ्लक्स को हम कैसे इस पर डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। ये अभी मैंने क्या बताया, ये एक विंडो है आपके सामने। ठीक है, इसमें से बस क्या हो रहा है, अभी एयर आ रही है, गुजरती हुई जा रही है, इसमें से पास हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो एयर आ रही है इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे एयर फ्लक्स। फ्लक्स क्या है एक्चुअली, फ्लक्स का मतलब है कि इस चीज़ को फ़्लो करना और इस केस में अभी क्या हो रहा था, एयर फ्लो कर रही थी, तो उसको हम बोलेंगे एयर फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हुए चल रहे होंगे, उसमें से हम पास क्या करा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो क्या हो जाएगा वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग। ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक, अच्छा पहले मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, एक हमारे पास जो होता है वेक्टर एरिया। एरिया की हम डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, एरिया की डायरेक्शन बताना बहुत सिंपल है। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक पर्टिकुलर ये सरफेस है। ठीक है, इसके ये एरिया है। ठीक है, समझिए एरिया है। अब इसके ऊपर हमें डायरेक्शन कैसे बताऊंगी इसकी, तो एरिया की डायरेक्शन बताना बहुत सिंपल होता है। एरिया की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सरफेस होता है ना, एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सरफेस के नॉर्मल होती है। एरिया की डायरेक्शन होती है सरफेस के नॉर्मल। इसके नॉर्मल क्या होगा, ऐसे ऐसे होगी ना डायरेक्शन, देखें ऐसे होगी, अपवर्ड होगी इसमें नॉर्मल डायरेक्शन। ये सरफेस है, इसकी सरफेस है, इसके नॉर्मल होगी। नॉर्मल मतलब ऐसे ऐसे होगी इस पे डायरेक्शन। अगर ये ऐसे रखा हुआ है मेरे पास एरिया, तो फिर कहाँ होगी, इसके सरफेस के नॉर्मल, इधर ऐसे नॉर्मल होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक एरिया है, वेक्टर एरिया। ठीक है, ये मेरे पास है वेक्टर एरिया। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, इसकी जो पहले तो देखिए इसकी ये जो मैंने वेक्टर एरिया बनाया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के नॉर्मल। सरफेस के नॉर्मल जैसे मैंने अभी पीछे बताया, अगर मेरे पास वेक्टर एरिया है कोई, इसके सरफेस के नॉर्मल, इसकी सरफेस के नॉर्मल होगी डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे होगी सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस सरफेस के नॉर्मल होगी डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया में से पास कर रही हैं। ठीक है, ये पास करें इसमें से, मैं बना लूँ पहले, ये फ़र्ज़ करें सारी इसमें पेनिट्रेट हो गई। ये क्या आ रही थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही थी। ठीक है, अब इससे हमें नज़र क्या आ रहा है कि हमारा जो फ्लक्स होगा वो 2 पैरामीटर के ऊपर यहाँ डिपेंड कर रहा है। पहला पैरामीटर हमारा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फ्लक्स हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ना। इसके माने क्या है कि हमने जो वेक्टर एरिया है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, जब तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास एरिया है। लेकिन एरिया अभी मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखूँगी, अभी मैं एरिया का एक पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कि फ्लक्स का फार्मूला आ कैसे रहा है, वो पर्टिकुलर फार्मूला जो आप लोग अभी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। फ्लक्स क्या बताया मैंने अभी, फ्लक्स का मतलब होता है फ़्लो करना, कितनी चीज़ें इसके अंदर से फ़्लो क्या क्या कर रहा है। इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं हमारे पास, एक ये वेक्टर एरिया, ठीक है, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सही है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा,
तो एरिया के कॉन्सेप्ट को मैं समझाती हूँ ऐसे। देखिए यहाँ पे जो मैंने एरिया बनाया था उसको मैंने ऐसे करके बनाया था बस सिंपल। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, बस इसी एरिया को बिल्कुल थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। ये मैंने बनाया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा बिल्कुल भी, बस क्या किया सिंपल ये एरिया ऐसे जो बना हुआ था ना ऐसे, इसको बस मैंने टिल्ट करके बना दिया ऐसे, ये बनाया है मैंने एरिया ये वाला, ठीक है। बिल्कुल यही बनाया है। बाकी इसको अभी कंप्लीट करते हैं। इस वाले एरिया की अच्छा डायरेक्शन कहाँ होगी, जैसे भी मैंने बताया कि नॉर्मल टू द सरफेस। अगर ये इसका सरफेस है एरिया का तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्मल, नॉर्मल होगी, ऐसे ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, ये ऐसे, ये रही इस एरिया की डायरेक्शन। अच्छा, अब एरिया क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपने कंपोनेंट में ब्रेक होता है। और अच्छा, ये जो एरिया है ये एंगल जो है समहाउ ऐसे बना रहा है, ठीक है। अब जो अभी हम कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, पहले तरह इस एरिया को यहाँ पे इस रीजन को ज़रा थोड़ा सा मैं कलर्ट कर दूँ ताकि फिर बात समझ आए आगे। अच्छा, अब मुझे इस एरिया को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी होगी। देखिए पहले ये चीज़ देखिए, ये एक एक्सिस है मेरा, ये और ये एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मेरे पास एक वेक्टर है, फर्स्ट करें ये वेक्टर है मेरे पास, ये रहा, और ये वेक्टर इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो फिर ये वाली लाइन मेरी जो होगी वो कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये वाली मेरी साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेरा ये वाला यही वाला वेक्टर एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो फिर अब इस केस में क्या होगा, ये वाली चीज़ मेरी कॉस थीटा हो जाएगी, ये वाली मेरी चीज़ साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, एरिया जो है एंगल किसके साथ बना रहा है, इस लाइन के साथ। तो इस केस में अब क्या होगा, मेरी ये वाली साइड जो होगी ये मेरी हो जाएगी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ये वाली साइड जो बाकी रह गई वो मेरी वो हो जाएगी ए साइन थीटा, ठीक है। अभी तक ये वाली बात समझ आई आपको। अब क्या हो रहा है, अब जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ रही हैं, ये आ रही हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वो इस एरिया को क्रॉस करती हुई जा रही हैं। तो अब आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो कॉम्पोनेंट्स मैंने डिवाइड किए किस कॉम्पोनेंट के हिस्से में से जा रही हैं, ए कॉस थीटा वाले में से जा रही है। फर्स्ट करें ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं, सब ऐसे पास हो रही है ना। जो ए साइन थीटा वाला पोर्शन है उसमें से तो कोई नहीं जा रही ना। देखें ये जो ए साइन थीटा वाला पोर्शन है वो ये इस लाइन को फर्स्ट कर लें, सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आते हुए ऐसे जा रही है ना, ऐसे। ये जो पोर्शन है ए साइन थीटा वाला इसमें से तो कोई पास नहीं हो रही। तो जो अब क्या हम कहेंगे, ये वाली आपको बात समझ आई, ये जो एक कॉस थीटा वाली साइड है सब इस वाली साइड को क्रॉस करती हुई जा रही है, यानी कि इस वाले एरिया को क्रॉस कर रही है, इस पोर्शन को, ये जो ए साइन थीटा इसको नहीं क्रॉस करनी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दोबारा दे देती हूँ, ये देखें ऐसे, ये ऐसे क्रॉस करती हुई सब जा रही है, ए साइन थीटा ऐसे है, इसको तो कोई क्रॉस नहीं कर रही है सब। यहाँ पे समझे मेरा अगर ए कॉस थीटा है, ये चीज़ ए कॉस थीटा है, तो सब इसको पास करती हुई जा रही हैं ऐसे ऐसे, सब इसको क्रॉस करती जा रही हैं। ए साइन थीटा को कोई क्रॉस नहीं कर रही, ए साइन थीटा के सब पैरेलल गुजरती हुई जा रही हैं, उसको कोई क्रॉस नहीं कर रही है। तो अब जो फ्लक्स होगा मेरा दूसरा किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, वो करेगा ए कॉस थीटा पे। फ्लक्स को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, एक ग्रीक लेटर से जो होता है फाई। तो अब फाई मेरा डिपेंड किन दो पैरामीटर्स पे कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और एक कर रहा है ए कॉस थीटा के ऊपर। ए कॉस थीटा कैसे आया, मैंने पीछे पूरा समझाया, वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके, क्योंकि वेक्टर को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। आपने ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको देख लेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये कॉस थीटा वाला फैक्टर आता है तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो समहाउ ऐसे करेंगे। आप लोग ने ये बात पढ़ी है ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ठीक है यहाँ पे बस इसका उल्टा कर दें, ई डॉट ए के बराबर हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें फ्लक्स की एक और डेफिनेशन समझ आती है, क्या, फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए, ठीक है।
वेक्टर एरिया ए। फ्लक्स क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। अब ये समझ आई कि ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैसे आया है। और फ्लक्स की एक और डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये एरिया देखिए, ये तो रखा हुआ था परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, ये जो एरिया था इसको हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ था, लेकिन हमने जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो होती है सरफेस के नॉर्मल, वो हमने सरफेस के नॉर्मल, ये रही वेक्टर एरिया मेरा, ये रहा। ठीक है, अच्छा अब फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, हमने पीछे ये पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है F/Q। पीछे आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आई थी, क्यों आया था फार्मूला। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कूलम, वो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, सिंपल, फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा, ई का यूनिट हमारे पास क्या आ गया है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का आप सबको पता है कि मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का यूनिट क्या आया हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, अच्छा उसी केस पे जैसे हमने अभी एक मिनट पहले ये देख लेते हैं कि फ्लक्स का हमने अभी फार्मूला क्या निकाला, ई डॉट ए। ठीक है, ई क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए क्या था, वेक्टर एरिया। फर्स्ट करो, ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर एरिया मैंने बना दिया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अभी मैंने बताई, एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस ये है, ये जो प्लेन है ये सरफेस है, इसके नॉर्मल। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन द फोर्स पास कर रही हैं। अब मेरी एक बात देखिएगा, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन ये रही, इलेक्ट्रिक लाइन द फोर्स जा रही है, क्या इलेक्ट्रिक लाइन द फोर्स और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। ये देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन द फोर्स की डायरेक्शन ये है, वे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, यही है, सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है मेरे पास वो है 0 डिग्री। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है। फार्मूला को खोलिए, वो आ जाएगा आपके पास ई डॉट ए कॉस थीटा। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, तो सिंपल ये होगा हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स का केस। अच्छा, वो कब होगा हमारे पास, 0 फ्लक्स कब होगा, जब हम एरिया को, हमारे पास वेक्टर एरिया को हम, अभी हमने ऐसे रखा हुआ है, ये देखें अभी मेरे पास जगह थोड़ी कम है, जब ये दिखाने में, अभी हमने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब जब हम ऐसे रख देते हैं, चले ऐसे रख दिया हमने, अब क्या हो रहा है, अब इसमें से सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्ट ऐसे पास हो गई, सारी ऐसे निकल गई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में यानी कि अगर मैं इधर कॉपी में आपको बना के दिखा दूँ तो फिर समहाउ ऐसे रखा हुआ है मैंने वेक्टर एरिया को। अब इसके ऊपर एरिया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस, ये रही, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइन द फोर्स कैसे आनी है, ऐसे गुजरती हुई जा रही हैं, ऐसे गुजरती हुई जा रही हैं, तो इसके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, क्या होता है बेटा, 0 होता है, ई इंटू ए कॉस ऑफ 90, कॉस 90 हमारे पास होता है 0। अच्छा, इसी तरीके से नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, जब हमारे पास एंगल आएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल आएगा, तो यानी कि कॉस 180 होता है -1। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स इस तरह आ जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस ये हो गया नेगेटिव फ्लक्स का केस। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं गॉसेस लॉ को पढ़ते हैं, गॉसेस लॉ क्या बात कहता है, फिर हम उसके अंदर फर्दर मूव करेंगे कि गॉसेस लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है।